नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु जी के ट्रिक पर। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती के अंदर मनोविज्ञान विषय से पूछे जाने वाले कुछ अच्छे प्रश्नों के ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी निगाहों के सामने ये रहा। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है स्टर्न, दूसरा बीने, तीसरा टर्मन और चौथा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अब आपको दोस्तों बताते हैं कि 1908 के अंदर अल्फ्रेड बीने ने एक संप्रत्यय दिया था मानसिक आयु। क्या कहा था? मानसिक आयु एक नया शब्द दिया था। अगर दोस्तों हमसे पूछे कि मानसिक आयु शब्द किसने दिया तो उत्तर क्या होगा? बीने होगा। लेकिन अगर हमसे पूछे कि मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया, हमसे मानसिक परीक्षण शब्द की बात करें तो मानसिक जो परीक्षण शब्द है वो आपका दिया हुआ है केटल का। ध्यान रखना, ये प्रोफेसर थे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंदर। इनकी पुस्तक का नाम ही था मानसिक परीक्षण एवं मापन। ध्यान रखना, तो मानसिक आयु शब्द तो अल्फ्रेड बी ने और मानसिक परीक्षण किसका? केटल का। हाँ, लगे हाथ एक बात ये भी ध्यान रखना कि एक शब्द पूछ ले मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य दिया था क्लिफोर्ड बियर्स ने दिया था। ध्यान रखना दोस्तों, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। उनकी बुक थी क्लिफोर्ड बियर्स की ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। तो मानसिक आयु अल्फ्रेड बी ने, मानसिक स्वास्थ्य क्लिफोर्ड बियर्स और मानसिक परीक्षण केटल ने दिया था। अब जैसे ही 1908 के अंदर मानसिक आयु शब्द आया तो 1912 में स्टर्न ने क्या किया? 1911 में बीने की मृत्यु हो गई थी। स्टर्न ने 1912 के अंदर इस मानसिक आयु शब्द का उपयोग किया और एक मानसिक लब्धि सूत्र दिया था। क्या दिया था? मानसिक लब्धि सूत्र दिया था। ये मानसिक लब्धि सूत्र क्या था? स्टर्न ने जो मानसिक लब्धि सूत्र दिया था वो था मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु या वास्तविक आयु, ये दिया था स्टर्न ने। ध्यान रखना, लेकिन 1916 के अंदर स्टर्न के इस सूत्र को बुद्धि लब्धि सूत्र में कन्वर्ट किया था टर्मन ने। ध्यान रखना, और उन्होंने इंटू 100 से गुणा करते हुए इसका उपयोग बुद्धि मापन में किया था। तो हमसे मापन के जन्मदाता पूछे हैं तो उत्तर होगा दोस्तों हमारा कौन है? टर्मन। अगर हमसे यह पूछता कि प्रारंभिक या मौलिक बुद्धि लब्धि सूत्र किसने दिया, या हमसे पूछता कि मानसिक लब्धि सूत्र किसने दिया, तो उत्तर क्या होता? स्टर्न होता। लेकिन मापन के जन्मदाता के रूप में पूछा है तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? टर्मन हो जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के अंदर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो विभेदकारी परीक्षण होता है इसके अंदर हम कमजोर विद्यार्थियों की भी पहचान करते हैं, सामान्य विद्यार्थियों की भी पहचान करते हैं और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की भी पहचान करते हैं। तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल गलत। चुटकुले सुनाने चाहिए? बिल्कुल गलत। अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए? अच्छा है ऑप्शन ये। आराम करना चाहिए? ये भी गलत। तो सही उत्तर क्या होगा? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, आपने थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पढ़े होंगे, तो सीखने के नियमों में थॉर्नडाइक ने कहा है कि अगर बालक जब तक मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक क्या नहीं है, उसे अधिगम नहीं करवाया जा सकता। तो पहले हम अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। ये परिस्थितियां जो उत्पन्न करते हैं वो थॉर्नडाइक के तत्परता नियम के आधार पर उत्पन्न की जाती है। अगर हमसे सवाल रिवर्स घुमाकर पूछता कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करता है, यह सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो उत्तर हो जाता तत्परता के नियम के ऊपर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। यह दोस्तों हमारे अनसीएफ से संबंधित है। अनसीएफ के अंदर हमने समावेशी शिक्षा की बात की है या समायोजन शिक्षा की बात की। ध्यान रखना, अनसीएफ 2005 क्या कह रहा है कि इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जिसके अंदर विभिन्न बुद्धिलब्धि वाले जो छात्र हैं
उनको एक साथ एक ही कक्षा में करवाया शिक्षा जो है वो प्रदान की जा सके। इससे छात्रों के अंदर क्या होगा कि समायोजन की क्षमता का क्या होगा, विकास होगा, और शिक्षक छात्रों की समस्या को भी आसानी से समझ पाएंगे और उसका आसानी से समाधान भी कर पाएंगे। तो इसके अंदर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन उन्हें जो शिक्षा दी जाती है वो सामान्य बच्चों के साथ दी जाती है। तो ऑप्शन पढ़िए, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बिल्कुल सही बात। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, बिल्कुल सही बात। ठीक है, फिर हमसे पूछा कि विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, बिल्कुल सही बात। तो सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो बच्चे को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण घोषित करना सही है। बच्चा क्या सीखा है यह जानना। देखना, मूल्यांकन क्या होता है कि हमारे अंतिम स्थिति होती है। सीधा सीधा पढ़ें तो मूल्य प्लस अंकन, मूल्यों का अंकन करना, अर्थात यह शिक्षण प्रक्रिया की अंतिम स्थिति होती है जिसके अंदर शिक्षक और छात्र इस बात का निर्धारण करते हैं कि उन्होंने विषय वस्तु को किस स्तर तक क्या किया है, प्राप्त किया है। ध्यान रखना, ठीक है। तो यह भी जाना जाएगा कि क्या सीखा है, और सीखने में आने वाली कठिनाइयों को भी जाना जाता है दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों। तो मूल्यांकन क्या है कि छात्र के द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि ही है। ध्यान रखना, अगर ये प्रतिपुष्टि सकारात्मक हो, अच्छा पूछ ले आपसे, ये तो उद्देश्य पूछा, यूं पूछता कि मूल्यांकन है, तो उत्तर होता दोस्तों छात्र के द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि, फीडबैक। ठीक, और अगर ये प्रतिपुष्टि सकारात्मक होती है दोस्तों, तो यह काम करती है किसका, अभिप्रेरणा का, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए। अगर नकारात्मक हो तो यह विषय वस्तु के पुनः प्रस्तुतिकरण का क्या बन जाती है, आधार बन जाती है। नेक्स्ट, अपराधी बालक कौन होते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, जो असामाजिक कार्य करते हैं। दूसरा दे रखा है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा जो असामाजिक कार्य करते हैं। तो वे बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक कहलाते हैं। ध्यान रखना, इनका व्यवहार क्या होता है कि सामाजिक सिद्धांत या आदर्शों के परवाह न करते हुए उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए रहता है। ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, बिग और हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों सही उत्तर होगा किशोरा अवस्था। देखना, किशोरा अवस्था को हम परिवर्तनों की आयु भी कहते हैं। ध्यान रखना, और क्योंकि इस के अंदर उसमें शारीरिक परिवर्तन भी होगा, सामाजिक परिवर्तन भी होगा, मानसिक परिवर्तन भी होगा। ध्यान रखना, तो किशोरावस्था जो है वो परिवर्तनों की आयु है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है दोस्तों। तो यह थोड़ा सा पॉलिटिकल टच भी है और मनोविज्ञान से संबंधित भी प्रश्न है दोस्तों। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना जो 41 और 46 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। पहला, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के लिए। तीसरा, धार्मिक रूप से। और चौथा, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए आपका 41 और 46 है। ध्यान रखना, क्योंकि संविधान के अंदर जो है हमने हर एक वर्ग के लोगों के विकास की व्यवस्था की है, उनकी बातचीत की है। तो 41 और 46 के अंदर जो SC ST या जो दुर्बल वर्ग की शिक्षा है और उनके आर्थिक हितों का जो संरक्षण है, उनके लिए जो है 41 और 46 बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में महत्वपूर्ण कौन है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है अभ्यास, दूसरा प्रेरणा, तीसरा लक्ष्य, चौथा वाद विवाद। दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों, ये 2 बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, और इसका उत्तर क्या है कि चेंज होकर के माना गया दोस्तों। सही उत्तर जो है दोस्तों वो है इसका आपका लक्ष्य। ध्यान रखना,
प्रयास और त्रुटि के अंदर जो सही उत्तर है वो कौन सा है? लक्ष्य है। अब आप कहेंगे कि सर एक बार सेकंड ग्रेड में इसका उत्तर अभ्यास माना था। बिल्कुल अभ्यास माना था, लेकिन रिवाइज आंसर की में इसको कट किया गया और उत्तर क्या माना गया दोस्तों? लक्ष्य माना गया। ध्यान रखना कि आपकी बात सही है। अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो पहली बार जब आरपीएससी की आंसर की आई थी तब उत्तर इसका अभ्यास माना था, लेकिन रिवाइज आंसर के अंदर आंसर चेंज हुआ था और उत्तर माना था लक्ष्य दोस्तों। तो प्रयास त्रुटि का सिद्धांत वो दिया किसने है दोस्तों? तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। अब देखना दोस्तों, यही सिद्धांत अभी जो हाल ही के अंदर हमारे पीछे अगस्त के अंदर जो केवी का पेपर हुआ था, तो उसके टीजीटी वाले पार्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा था। टीजीटी वाले प्रश्न पार्ट में प्रश्न क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा टीई थ्योरी, टीई थ्योरी किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना उत्तर था थॉर्नडाइक। टीई थ्योरी का मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मोस्टली आप इसको किस नाम से जानते हो दोस्तों? एस आर थ्योरी के नाम से जान देते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं? टीई थ्योरी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? लक्ष्य उत्तर सही होगा, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करेगा कि अधिगम करता वो कई प्रकार की क्रियाएं करेगा, ध्यान रखना। जिससे अलग अलग क्रियाओं के अंदर त्रुटि होगी उसकी, तो बालक या अधिगम करता क्या करेगा? त्रुटियों के अंदर सुधार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? लक्ष्य है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है? ध्यान रखना दोस्तों। तो भारत के संविधान के अंदर हम जैसे हमारा टॉपिक चल रहा था आरटी एक्ट दोस्तों, तो हम आरटी एक्ट को थोड़ा जल्द ही पूरा कर लेंगे। किसी कारणवश क्लासें एक बार रुक चुकी हैं, तो जल्दी उस क्लासों को भी स्टार्ट करेंगे। तो संविधान की हमने बात की थी, अनुच्छेद जो 21 क है, ठीक है ना, उसके अंदर हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने की बात की थी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग करके अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है दोस्तों। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ पर, सीखने की क्लासिकल अवस्था। दूसरा, पुनर्बलन का सिद्धांत। तीसरा, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन। और चौथा, ज्ञान का निर्माण। तो ध्यान रखना, चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारी देना या जो बच्चों को है क्या करेगा? ज्ञान का स्थानांतरण करने के अंदर सीखने में काम करेगा। जब ज्ञान के स्थानांतरण की बात कर रहे हो दोस्तों, तो यह जो होता है वो होता है सीखने का क्रिया प्रसूत है। ध्यान रखना, प्रस्तुत नहीं है दोस्तों, यह है प्रसूत। ठीक है, ऑपरेट। तो यह है दोस्तों क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ध्यान रखना। ठीक है, जिसके अंदर बालक क्या करेगा? स्वयं सामंजस्य स्थापित करेगा इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ते हुए। अच्छा सुनना, एक बात ये भी प्रश्न पूछा हुआ आपसे कि आर ओ थ्योरी किसकी है? आर ओ थ्योरी किसकी है? तो आर ओ थ्योरी दोस्तों किसकी है? स्किनर की है। जिस सिद्धांत को आप नाम जानते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत जिसे कहते हैं। क्रिया प्रसूत होता है दोस्तों रिएक्शन ऑपरेट थ्योरी। तो आर ओ क्या? रिएक्शन ऑपरेट थ्योरी, जो किसने दी थी दोस्तों? स्किनर ने दी थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। पहला दे रखा है व्यावसायिक स्कूल, दूसरा पब्लिक स्कूल, तीसरा किंडरगार्टन और चौथा लैटिन स्कूल। तो आपको दोस्तों मालूम ही है कि जो फ्रोबेल की जो हमारी शिक्षा पद्धति थी या शिक्षण विधि थी वो कौन सी थी? किंडरगार्टन जो विधि थी वो किसकी थी? फ्रोबेल की थी। मोस्टली हम कहते हैं कि कुछ किताबें लिख देती है खेल विधि फ्रोबेल ने दी, तो खेल विधि है वो फ्रोबेल ने नहीं दी थी। खेल विधि दी थी, ध्यान रखना, हेनरी कोल्डवेल कुक की है, ध्यान रखना। खेल विधि किसकी है? हेनरी कोल्डवेल कुक की है। किंडरगार्टन जो विधि है, किंडरगार्टन का हिंदी नाम क्या है? बालो उद्यान विधि। बालो उद्यान विधि या बालो उद्यान विधि कह दे या किंडरगार्टन कह दे, वो किसकी है? फ्रोबेल। और फ्रोबेल के पास एक मैडम पढ़ाती थी मारिया मॉन्टेसरी। तो जो मॉन्टेसरी पद्धति है वो मारिया मैडम की है, ध्यान रखना दोस्तों। तो सही उत्तर होगा किंडरगार्टन। ये जो वर्तमान में हम स्कूल देखते हैं एलकेजी यूकेजी, ये यही पद्धति है दोस्तों। एलकेजी मतलब लोअर किंडरगार्टन, यूकेजी मतलब अपर किंडरगार्टन, ध्यान रखना। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने से बड़ों के साथ झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह किस अवस्था में है? अब आप 13 वर्ष को देखेंगे तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। और अगर आप इस सवाल को देखते हैं तो बोला है कि जो झगड़ा करने लगता है और स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो यह है दोस्तों, ध्यान रखना, आपकी किशोरावस्था का काल। क्योंकि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ध्यान रखना। इसके अंदर बालक के मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तन जो होते हैं बहुत तेजी से होते हैं, और बालक तुरंत इसमें क्या नहीं कर पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है, जिस कारण बालक क्या होता है, विद्रोह की भावना के अंदर आ जाता है, ध्यान रखना, और विरोधी व्यवहार है वो दर्शाने लगता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है निद्रा, दूसरा खेलना, तीसरा प्रशंसा और चौथा क्रोध। अब देखना दोस्तों, ये सवाल आपको देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसके सवाल तक, सही उत्तर तक पहुंचना बहुत इंपॉसिबल चीज़ें होती है। कैसे दोस्तों? आप क्या मान रहे हैं इसका उत्तर? फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों आप। हाँ, अधिकांशतः बच्चों ने माना है किसको? निद्रा को। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन ये क्या है? गलत है, ध्यान रखना दोस्तों। जो जन्मजात अभिप्रेरक है दोस्तों, इनके अंदर वो कौन सा है? वो है क्रोध। कौन सा है? क्रोध है। क्रोध जन्मजात का ध्यान रखना, क्योंकि ये संवेगात्मक अभिप्रेरक है, ध्यान रखना, जो क्या है, बालक के अंदर जन्म से ही आएगा। क्रोध कैसा है? संवेगात्मक अभिप्रेरक है जो जन्म से आ जाएगा। जबकि अगर आप बात करें हैं कि ये आपके संवेगात्मक कौन कौन से होते हैं, संवेगात्मक में ध्यान रखना, घृणा है आपके दोस्तों, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, ध्यान रखना, ये कैसे हैं? ये आपके संवेगात्मक अभिप्रेरक है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर कि निद्रा है वो जन्मजात नहीं है क्या? देखना, निद्रा जो है वो है जैविक अभिप्रेरक। खेलना जो है वो है आपका स्वाभाविक प्रेरक। प्रशंसा जो है वो है दोस्तों कृत्रिम प्रेरक। तो उत्तर सही होगा हमारा दोस्तों चौथा, क्रोध है वो कौन सा है? जन्मजात अभिप्रेरक है, ध्यान रखना दोस्तों। सीखने की क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग बोल दें या सी थ्योरी बोल दें दोस्तों, तो सी थ्योरी किसकी थी? पावलोव की थी, ध्यान रखना दोस्तों। पावलोव ने कुत्ते की आहार नाल की लार ग्रंथि के लार स्तरण पर प्रयोग किया था दोस्तों, ध्यान रखना, मालूम हो तो। और आपको मालूम हो दोस्तों, ध्यान रखना, पावलोव था वो मनोवैज्ञानिक नहीं था। पावलोव क्या था कि शरीर क्रिया विज्ञानी था, जिसके लिए उन्होंने 1904 में उन्हें पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। और पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों, ध्यान रखना, वो उनके खुद का मौलिक प्रयोग नहीं था। इन्होंने कॉपी किया था रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे बेखरटेव। और बेखरटेव ने एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, कौन सा? उन्होंने सिद्धांत दिया था आपका सहचार्य सिद्धांत। देखो दोस्तों, सहचार्य का जो नेम है वो दिया थॉर्नडाइक ने, और सहचार्य का जो सिद्धांत दिया है दोस्तों, वो किसने दिया था? वो दिया था बेखरटेव ने। सहचार्य सिद्धांत के अंदर बेखरटेव ने कौवे के ऊपर प्रयोग किया था, जहाँ से कॉपी करके पावलोव ने अपना अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सी थ्योरी, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और इसे ही हम बोल देते हैं RT थ्योरी। अगर पूछे RT थ्योरी किसकी है, तो वो भी किसकी है दोस्तों? पावलोव की है। RT का मतलब रिलेशन ट्रांसफर थ्योरी, हिंदी में बोलेंगे संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ध्यान रखना। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो भोजन और लार में संबंध था, वो लास्ट में जाकर के हम देखते हैं कि लार है वो घंटी के ऊपर स्थापित होती है। तो भोजन और लार का जो संबंध है वो घंटी और लार के अंदर बदल गया था दोस्तों। तो इसी कारण से संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षक को गृह कार्य करने जांच करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। कभी कभी गलत, कभी नहीं गलत, नियमित, सही, जब छात्र चाहें गलत, ध्यान रखना। तो शिक्षक को नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिसका उपयोग वह समायोजन के अंदर करता है, सही बात है, उपरोक्त सभी।
तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। हम जानते हैं दोस्तों अधिगम क्या होता है। अधिगम होता है कि व्यवहार के अंदर अनुभवों और अभ्यास के द्वारा वांछित स्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब अभ्यास और अनुभवों से तो अनुभव प्राप्त होंगे, नित्य अभ्यास करेगा, डेली अभ्यास करेगा तो अभ्यास से उसे अनुभव मिलेंगे। और इन सब का उपयोग क्या करता है कि वह समायोजन स्थापित करने हेतु करता है। तो अधिगम के अंदर शिक्षा का योगदान है, ये तीनों आ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, सीखने की खेल विधि उपयोगी है दोस्तों। अब देखना दोस्तों, ये अच्छा सवाल है कि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, युवावस्था और परिपक्वता। तो ध्यान रखना दोस्तों, खेल विधि जो है उत्तर क्या होगा इसका, बाल्यावस्था होगा। क्योंकि बाल्यावस्था को हम दोस्तों खेलों की आयु भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ बालक हर एक खेल खेलना शुरू कर देता है। इससे पहले वाली स्टेज है, चाहे उसे आप शिशु अवस्था नाम दें, चाहे पूर्व बाल्यावस्था नाम दें, उसके अंदर होता है टॉय एज। वो क्या होती है, वो होती है खिलौनों की आयु। ठीक है, जबकि जो बाल्यावस्था है वो है दोस्तों गेम एज। और उसके बाद में जो आपकी किशोरावस्था होती है वो होती है टीन एज, ध्यान रखना। ठीक है ना, वो क्या होगी दोस्तों, टीन एज होगी। गेम एज पूछ ले या आपसे पूछ ले गैंग एज, समूह दल टोली की अवस्था, तो वह भी कौन सी होगी दोस्तों, बाल्यावस्था ही होगी, ध्यान रखना। तो सही उत्तर सीखने खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। अध्ययन की दृष्टि से पूछ रहा दोस्तों, तो सवाल इस पे ध्यान देना, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर करनी चाहिए, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से नहीं है। ये वाली व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना ये अध्ययन के लिए नहीं है दोस्तों। विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, समरूप समूह कह दे दोस्तों या समवयस्क समूह कह दे, उनमें जो वर्गीकरण है वो अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो सही जो उत्तर होगा वो होगा हमारे पास में तीसरा, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। तो ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था दोस्तों कि मनुष्य के अंदर जितनी भी अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना, उसको बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। पहला हमें दे रखा है नमित मापनी, दूसरा अंतराल मापनी, तीसरा दे रखा है कर्म सूचक मापनी, चौथा दे रखा है समानुपाती मापनी। फटाफट कमेंट करें दोस्तों। तो सही उत्तर जो है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता के मापन के लिए जो आती है दोस्तों वो होती है अंतराल मापनी। कर्म सूचक इनमें भी करते हैं लेकिन ये त्रुटि वाली है, ध्यान रखना। त्रुटि रहित मापनी पूछते हैं तो अंतराल मापनी होती है, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, पियाजे ने संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो बच्चे बच्चे को मालूम दोस्तों कितनी अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं थी। पहली थी आपकी 0 से 2 वर्ष, जिसे हम कहते हैं संवेदीगामक अवस्था या इंद्रियानुभूत अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी थी 2 से 7 वर्ष, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं या प्राक प्रचनात्मक अवस्था कहते हैं। तीसरी थी दोस्तों आपकी 2 से 7 वर्ष के बाद में, तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष, जिसे हम मूर्त संक्रिया अवस्था या वैचारिक क्रिया अवस्था। और एक अच्छा प्रश्न दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे कि जीन पियाजे ने सर्वाधिक कार्य कौन सी अवस्था पे किया था, तो आपकी जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिया अवस्था, इस पे सर्वाधिक कार्य किया था। इसे वैचारिक क्रिया अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और चौथी आपकी 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रिया अवस्था, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन सा सीखना स्थायी होता है। रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। तो जो स्थायी होगा दोस्तों वह कौन सा होगा हमारे पास में, वो होगा समझकर, ध्यान रखना। समझकर सीखा हुआ क्या होगा दोस्तों, अस्थायी होगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है
उसे वर्गीकृत किया जाता है श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो ध्यान रखना, टर्मन ने बुद्धि मापनी दी थी दोस्तों, जिसमें हमने देखा था 140 से अधिक वाले वो प्रतिभाशाली थे, फिर प्रखर बुद्धि थे, फिर तीव्र बुद्धि, और आपके जो 91 से 110 तक जो था वो था हमारे पास में सामान्य बुद्धि। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा सामान्य बुद्धि, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से और दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम जो होता है दोस्तों वो कहाँ से शुरू होगा? संपर्क से होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? मूल्यांकन की विधि कौन सी है? और हमें दे रखा है दोस्तों प्रश्नावली, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा दे रखा है हमें मत सूची, और चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन की जो विधि है दोस्तों ध्यान रखना, ये चारों की तीनों की तीनों विधियां हैं वो आपकी किसकी है? मूल्यांकन की विधियां हैं, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो हमें मालूम है दोस्तों IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपॉन में क्रॉनिकल शारीरिक आयु इनटू में 100। तो मानसिक आयु 12 है, शारीरिक आयु कितनी है? 8 है। देखिए मानसिक आयु 12, शारीरिक आयु 8, गुणा में हम 100 करेंगे तो 4 से कटेगा तो ये आ गया 2, ये 4 से जाएगा तो कितना आ गया 3, 2 से ये 100 कटेगा तो कितना आ गया 50, तो 3 इंटू 50 कितना हो गया 150। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 150। 150 उसकी क्या होगी दोस्तों? मान आपकी बुद्धि लब्धि होगी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां कौन सी है? क्या कि विद्यार्थी की उपलब्धि का मापन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां, पहला परिमाणात्मक व निरीक्षण। परिमाणात्मक विधि को हम प्रयोगशाला के अंदर कर सकते हैं, लेकिन निरीक्षण विधि है वो प्रयोगशाला में नहीं होती। दूसरा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। तीसरा गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि। तो साक्षात्कार विधि है वो भी प्रयोगशाला में नहीं होती। नन ऑफ दीज, ये भी गलत। तो ध्यान रखना, सही उत्तर होगा परिमाणात्मक और गुणात्मक। ध्यान रखना कि मूल्यांकन की ये सारी विधियां हैं, निरीक्षण विधि हो चाहे साक्षात्कार विधि हो, मूल्यांकन की तो विधियां हैं, लेकिन हमसे पूछा है शाला। शाला का मतलब क्या? प्रयोगशाला। प्रयोगशाला के अंदर जो आएगी वो कौन सी आएगी? परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि आएगी दोस्तों, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट सवाल, बालक में क्रियाओं को नियमित करने और रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? पहला प्रेरणा, दूसरा समझ, तीसरा ज्ञान, चौथा स्व अध्ययन। तो ध्यान रखना, रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा होगा दोस्तों? प्रेरणा होगा, ध्यान रखना कि बालक की क्रियाओं को नियमित करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा या अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, दूसरा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, तीसरा ज्ञान देना, और चौथा है हमारे पास में नई व आधारभूत समस्याओं का क्या करना? समाधान करना। देखना, एक तो होता है मौलिक अनुसंधान दोस्तों, एक होता है क्रियात्मक अनुसंधान। अगर हम सीमित क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो वो तो होती है क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर। जैसे भारत की बढ़ती जनसंख्या, कोरोना के ऊपर नियंत्रण, ये क्या एक व्यापक स्तर की समस्या है। इसके लिए उपयोग लिया जाता है दोस्तों आपका जो है मौलिक अनुसंधान। जितनी बड़ी समस्या होगी व्यापक स्तर की, उसके लिए काम करेंगे हम मौलिक अनुसंधान के अंदर। ध्यान रखना कि अब कोरोना महामारी का इलाज ढूंढना है, इससे बचाव करना है, तो यहाँ मौलिक अनुसंधान होगा। लेकिन एक बच्चा स्कूल से भाग जाता है, ठीक है, होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है, कक्षा में बैठने की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए पूरा समाज काम करेगा क्या? ये कुछ एक लोग मिलकर काम कर लेंगे? तो एक छोटी रूप में या स्थानीय जो समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो दूसरा उत्तर क्या होगा इसका? सही होगा।
तो थैंक यू दोस्तों। आपको प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर बहुत जल्द। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।